फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरू करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। आज हम आपको ऑपरेशन परिंदा के बारे में बताएंगे, जो आतंक के एक भयभीत दरिंदे का डर दिखाता है। लगातार 3 दिनों से जम्मू कश्मीर में ड्रोन मंडरा रहे हैं और डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज आपको बताएंगे कि इसके पीछे पड़ोसी देश की कौन सी नाकामी छिपी है। घाटी में यलगार जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंक से आर पार की लड़ाई छेड़ रखी है। आज आपको देश के जवानों का शौर्य दिखाएंगे, जिन्होंने कश्मीर में कितनी खूबी से आम लोगों को बचा लिया और दहशतगर्दों को उड़ा दिया। आज कश्मीर में सिख लड़कियों के कन्वर्जन पर आम सहमति बन गई। घाटी से एक बार फिर अमन का पैगाम निकला, लेकिन एक फिक्र अभी भी बनी हुई है। फिक्र यह कि 24 घंटे में लोगों का मन बदल जाने का के पीछे कोई डर तो नहीं है। इसका आज विश्लेषण करेंगे। भारत हर दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देना चाहता है और देना जानता भी, चाहे वो चीन जैसा घमंडी देश ही क्यों ना हो। हिंदुस्तान ने सरहद पर 50,000 और जवानों को तैनात कर दिया है और इससे चीन में कैसी चीख पुकार मची है, आज इसे विस्तार से बताएंगे। आज सबसे पहले फिक्र ड्रोन की, जो आतंकी संगठन के लिए लो कॉस्ट वेपन बन चुका है। देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी फिक्र जताई जा रही है। जम्मू ड्रोन ब्लास्ट के बाद आज प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक करीब 2 घंटे चली इस मीटिंग में देश की सुरक्षा और नीति आधारित मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर बातचीत हुई। रक्षा बलों को आधुनिक हथियारों से लैस करने पर चर्चा हुई। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में प्रधानमंत्री को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पर हुए हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लिए गए एक्शन की भी जानकारी दी गई है। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने ड्रोन अटैक का मुद्दा उठाया। हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ काउंटर टेररिज्म में भारत के स्पेशल सेक्रेटरी वीएसके कुमोदी ने कहा कि हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है, जिस पर पूरी दुनिया को फिक्र करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की हाई लेवल कॉन्फ्रेंस में कुमोदी ने कहा, ड्रोन्स का इस्तेमाल चिंता बढ़ाने वाला है। कम लागत का यह विकल्प आसानी से उपलब्ध है। आतंकी समूह का अपने मकसद के लिए एरियल या सब सरफेस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यानी देश पर हुए पहले ड्रोन आतंकी हमले के बाद भारत हर मोर्चे पर एक्टिव हो गया है, क्योंकि पिछली 3 रात में जम्मू में तीसरी बार संदिग्ध ड्रोन की हलचल दिखी और इसकी जांच में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जम्मू में 3 रात में तीसरी ड्रोन एक्टिविटी से आतंक के इस नए हथियार की फिक्र बड़ी होती जा रही है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहे हैं ये ड्रोन? क्या जम्मू ड्रोन ब्लास्ट का लिंक इराक, सीरिया से है? क्या जम्मू ड्रोन अटैक में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया? फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से इसकी जांच कर रही हैं। आपको बता दें कि शनिवार रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर एक के बाद एक 2 ड्रोन अटैक हुए। रविवार रात जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन नजर आए। सोमवार देर रात भी जम्मू में सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध ड्रोन उड़ता देखा गया। इसी रात कुंजवानी और कालूचक इलाके में भी ड्रोन देखे गए, जिसके कारण ये लघु हथियार सरकार और सुरक्षा बलों के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्पेशल बम स्क्वाड टीम एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट की जांच कर रही है। अभी तक की जांच में आरडीएक्स या टीएनटी विस्फोटक इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ड्रोन को बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा था। हालांकि एजेंसी लोकल हैंडलर्स के शामिल होने की बात को भी फोकस में रखकर जांच कर रही है। एनआईए बहुत अच्छी तरह से तफ्तीश कर पाएगी इसके ऊपर और तुरंत हमको जल्द से जल्द उसका जवाब मिलेगा। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का दायित्व और बढ़ जाता है कि इस प्रकार की कोई भी ड्रोन अटैक का उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की अब बारी आ गई है। इस बीच गृह मंत्रालय ने जम्मू एयरबेस में हुए ड्रोन हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जम्मू ड्रोन ब्लास्ट में क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।
ये ड्रोन इराक और सीरिया में सुरक्षा बलों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इराक और सीरिया के आईएस आतंकी इस तरह के ड्रोन के जरिए हमला करते हैं। फिलहाल जम्मू में घटनास्थल से इकट्ठा किए गए नमूनों को जांच के लिए दिल्ली लाया गया है। इधर एयरपोर्ट अथॉरिटी और लोकल पुलिस भी जम्मू एयरबेस पर ब्लास्ट की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सतवारी और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सोमवार को सतवारी में कई घरों की तलाशी ली गई। 100 से अधिक लोकेशन से सीसीटीवी फुटेज भी जुटाई गई। 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए। एसएसपी जम्मू ने खुद कई लोगों से पूछताछ की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। अभी आपने देखा कि सूत्र कह रहे हैं कि जम्मू ब्लास्ट में क्वाड कॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसे क्वाड रोटर भी कहा जाता है। दरअसल ये खास किस्म का ड्रोन है जो अब आतंकियों का नया हथियार बनता जा रहा है। तो यहां ये जान लेना जरूरी है कि क्वाड कॉप्टर ड्रोन कैसे काम करता है। आइए अब आपको दिखाते हैं। क्वाड कॉप्टर ड्रोन में 4 रोटर होते हैं। पहले तो ये बहुत छोटा ड्रोन होता है, ये समझने की बात है आपको। इसमें फैब्रिक का इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक का ज्यादा होता है, जिससे ये पकड़ में नहीं आता है। इसमें 4 रोटर होते हैं, जिसकी वजह से इसे कंट्रोल करना आसान होता है। क्वाड कॉप्टर हमेशा रिमोट से ही कंट्रोल होता है और इसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग सेना में होता है। इसकी मदद से दुश्मनों पर निगरानी रखी जाती है। दुश्मन के इलाके की टोह और जासूसी भी कर सकता है। ये अपने साथ 4 से 5 किलोग्राम का वजन ले सकता है और रेडार के जरिए इसे ट्रेस और ट्रैक कर पाना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि भारत के दुश्मन देश भी इसका जमकर इस्तेमाल करने लगे हैं। पाकिस्तान चीन से यह ड्रोन इंपोर्ट कर रहा है और भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। जानकारी के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके भी पाकिस्तान के ऑपरेशन परिंदा का हिस्सा है। दरअसल दिसंबर 2020 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सैटेलाइट और मोबाइल मैसेज को डिकोड किया, जिसमें पता चला कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर ड्रोन की गतिविधियां तेज कर दी। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ इस ऑपरेशन को ऑपरेशन परिंदा नाम दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2019 यानी आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान से लगी सीमा पर 300 से ज्यादा ड्रोन देखे गए। 2019 में 167 बार, 2020 में 77 बार और इस साल अब तक करीब 66 बार ड्रोन देखे गए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ बताया जा रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो 1 साल से भारत में बड़े ड्रोन अटैक की तैयारी कर रहे हैं। लश्कर और हिजबुल मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन धमाके के बाद इंटेलिजेंस सूत्रों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी आतंकवादी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। लश्कर तैयबा मई 2020 से पीओके में ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था। इसको लेकर पिछले साल रमजान से 2 दिन पहले पीओके में आतंकवादियों की बैठक हुई, जिसमें ड्रोन हमले की रणनीति फाइनल की गई। पीओके की बैठक में जकी उर रहमान लखवी, हमजा अदनान, मोसा भाई शामिल थे। इसके अलावा उस मीटिंग में सैयद सलाउद्दीन, खालिद सैफुल्लाह, ताहिर एजाज भी मौजूद था। लश्कर की साजिश ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकियों को आईईडी और ग्रेनेड भेजने की थी। हमले के लिए एक खास किस्म का ड्रोन पीओके में तैयार किया जा रहा था। ये ड्रोन 3 किलोमीटर तक आईईडी ले जाने में सक्षम था। ड्रोन को नीचे लाने के साथ ब्लास्ट से उड़ाया जा सकता था और जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन ब्लास्ट में भी यही मॉड्यूल देखने को मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस के सोर्सेज के हवाले से भी बड़ी खबर आई है कि ड्रोन अटैक के पीछे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ था। एयरबेस से एटीसी टावर और हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। हालांकि दोनों धमाके टारगेट से करीब 40 फीट की दूरी पर हुए। एयरबेस पर गिराए गए दोनों बम करीब 5 और 6 किलो के बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ड्रोन को मैनुअली कंट्रोल किया जा रहा था और वो करीब 35 मिनट तक हवा में उड़ते रहे थे। यानी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ड्रोन ब्लास्ट पाकिस्तान की ही करतूत है और सरकार को भी इसी बात का अंदेशा है। बिल्कुल पाकिस्तान अभी नहीं है, पहले भी बॉर्डर के अंदर ड्रोन के द्वारा रात के समय पर और AK-47 को ड्रॉप करना और ड्रग्स को ड्रॉप करना, ऐसा लगातार पहले भी चला है। रात के समय भी चलाने के लिए प्रयास के लिए, क्योंकि अपना बहुत बड़ा बॉर्डर है। फिर भी
हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत कुछ ड्रोन्स को रोका है आने अंदर। जो भी ड्रोन भारत के ज़मीन के अंदर दिखता है उसको ब्लास्ट किया है बहुत जगह, उसको डिस्ट्रॉय भी किया है। आने वाले दिन में और ये काम और जोर से काम करेंगे। इस विषय पर हाई लेवल पे हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर चर्चा भी हो रही, निर्णय भी लिया है। इसलिए आने वाले दिन में ड्रोन्स के विषय पर ठीक तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लाहौर में आतंकी सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर धमाके से भी लश्कर तैयबा तलमिला उठा था और हो सकता है कि जम्मू ड्रोन अटैक उसी का नतीजा हो। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले और उसके बाद की ड्रोन एक्टिविटीज के मद्देनजर सरकार सैन्य प्रतिष्ठानों में एंटी ड्रोन तकनीक की तैनाती पर जल्द फैसला ले सकती है। इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम स्मर्श 2000 प्लस को लेकर पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रक्रिया जारी है, जिसे अब इमरजेंसी रूट से तत्काल खरीदा जा सकता है। बहरहाल आतंक के हथियार बन चुके ड्रोन और इसके बचाव की फिक्र को लेकर आज TV9 भारतवर्ष ने ड्रोन का संपूर्ण विश्लेषण किया। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे सहयोगी ने एक बड़े पैनल से इसके बारे में बातें की और ये सब ड्रोन कैमरे से ही शूट किया गया है। तो जानकारियों से भरी ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखना जरूरी है। देखिए ड्रोन उड़ चुका है, ड्रोन्स हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। जनरल सिवाज, मैं आपको लाना चाहूँगा। देखिए हमने कश्मीर में बहुत टेररिस्ट अटैक देखे, पाकिस्तान के हमेशा हरकत करता रहता है, लेकिन ड्रोन अटैक फर्स्ट टाइम देखा हमने। वाई ड्रोन ओनली? ड्रोन का इस्तेमाल क्यों? देखो गौरव, इसकी कुछ एक खुसूसियत है। पहली बात तो आपने ठीक बोला, अभी तक जो भी पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा था वो ले रहा था ट्रांसपोर्टेशन, अम्यूनिशन, आर्म्स, एक्सप्लोसिव, ड्रग्स पाकिस्तान से वो भारत में भेज रहा था और कुछ पकड़े जा रहे थे। और मैं ये बताना चाहूंगा, जो पकड़े जा रहे थे 10%, 90% वो सक्सेसफुल हो रहे थे, क्योंकि कहीं भी कर सकते हैं। पूरा बॉर्डर जो है आपका राजस्थान से लेके जम्मू कश्मीर का, तो ये एक नई थ्रेट थी। मगर जो काम उन्होंने जम्मू में किया वो पहली बार है जिसका मिलिट्री यूज करके उसको आर्म्ड जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम कहाँ पर खड़े हैं? इंडिया इस मामले में कहाँ पर है? सबसे पहले इंडिया के पास मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है। क्योंकि ड्रोन जब हम कहते हैं तो हम जनरली एक यूएवी का छोटा साइज, ये वाला साइज दोनों को हम दोनों को कहेंगे 15 से 20 केजी के बीच में ये आता है। और इसमें पेलोड अप टू 10 केजी, और इससे बड़े वाले जो थोड़े होते हैं उसमें पेलोड 15 केजी, 14-15 केजी तक भी कैरी किया जा सकता है। लेकिन इसको कैसे काउंटर किया जाए, इसके लिए 3 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण होता है रोल। एक है डिटेक्शन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन और तीसरा है डिस्ट्रक्शन। और डिटेक्शन ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बहुत लो फ्लाई करता है। आप देखिए, आप एक ड्रोन उड़ा रहे हैं कि इसका रेडार सिग्नेचर क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये तो बहुत नीचे उड़ा रहे हैं, बहुत नीचे उड़ा रहे हो। पर ये ड्रोन उड़ते ही नीचे हैं। ये 100 से 300 फीट के बीच में उड़ाए जाते हैं। मैक्सिमम ये 3000 फुट तक जाते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर की हाइट वो भी मैक्सिमम है। लेकिन ज्यादातर ये लो उड़ते हैं। तो जो कन्वेंशनल रेडार्स हैं, क्योंकि ये लो स्पीड है, इनका रेडार क्रॉस सिग्नेचर कम है, और क्योंकि इनकी लो हाइट है तो ये पकड़ नहीं पाते। और ये रात को इस्तेमाल हुए थे। अगर आप देखिए हर अटैक जो हो रहा है अभी हर जगह, पूरा सोची समझी साजिश थी, वेल प्लान्ड अटैक। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें पहला तो डिटेक्शन मैकेनिज्म करना है। FMCW रेडार्स होते हैं, जैसे एल्वीरा रेडार है, उस तरह के हमको रेडार्स लगाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और IR सिस्टम्स लगाने पड़ेंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि जम्मू ड्रोन अटैक मामले में आज NIA ने केस दर्ज कर दिया है। जम्मू के सतवारी पुलिस स्टेशन में जो FIR दर्ज करवाई गई है उसमें यह बताया गया है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला सुनियोजित था। ऑपरेशन परिंदा आतंकवादियों की आसमानी साजिश है, लेकिन जम्मू के आसमान में 3 रात से ड्रोन क्यों मंडरा रहे हैं, यह समझने के लिए आपको जम्मू कश्मीर के ग्राउंड पर उतरना होगा। आपको श्रीनगर के पास मलहुरा में 15 घंटे तक चला ऑपरेशन दिखाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को TV9 भारतवर्ष ने अपने कैमरे में कैद किया। इस एनकाउंटर की खास बात यह थी कि हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने बहुत ही खूबसूरती से हर एक नागरिक को बचा लिया और आतंकवादियों को उड़ा दिया। यही है शौर्य घाटी के लोगों में भरोसा जगा रहा है और आतंकवादियों में दहशत भर रहा है। TV9 भारतवर्ष की आंखों देखी ये पूरा ऑपरेशन देखे।
श्रीनगर का मलहुरा इलाका अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। सुरक्षा बलों के एक्शन से अफरा तफरी मच गई। एक घर को जवानों ने घेर लिया, लेकिन फायरिंग की शुरुआत सबसे पहले उस घर से हुई जिसमें पाकिस्तानी आतंकी छिपे थे। घर में घिरे हुए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम को निशाना बनाया। AK-47 से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। घाटी में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए जवानों ने एक्शन में देरी नहीं की। बड़ा ऑपरेशन फिलहाल इस इलाके में चलाया जा रहा है। आप फायरिंग भी सुन सकते हैं किस तरह की फायरिंग हो रही है। लगातार यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। मीडिया भी यहाँ पर इसमें लगातार कवरेज करते हुए आप देख सकते हैं। सब यहाँ पर अब कवरिंग ले रहे हैं क्योंकि फायर दोनों तरफ से हो रहा है। ये तस्वीरें आप सीधे ऑपरेशन यहाँ पर कुछ ही दूरी पर है और गोलियों की आवाज़ दूर दूर तक लगातार जा रही है और सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक बड़ा ऑपरेशन है और कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन में आप देख सकते हैं किस तरह सुरक्षा बल फिलहाल यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह इस ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। एक्शन में आते ही सेना ने ताबड़तोड़ आतंकियों के नापाक अड्डे की सफाई शुरू कर दी। ऑपरेशन क्लीन को अंजाम देना शुरू कर दिया, लेकिन इस ऑपरेशन में जवानों ने धैर्य की मिसाल भी पेश की। श्रीनगर के जिस मलहुरा इलाके में आतंकी घर में छिपे थे वो रिहायशी इलाका था, लिहाजा सेना ने सबसे पहले सिविलियन को सुरक्षित निकालने का काम किया। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि कैसे फायरिंग के बीच सेना के जवान ने एक बुजुर्ग की जिंदगी बचाई, उसे गोलीबारी के बीच सुरक्षित निकाला। फिर ऐसी ही दिलेरी उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए भी दिखाई। जान पर खिलकर जवानों ने न सिर्फ बुजुर्ग को सुरक्षित निकाला बल्कि महिलाएं और बच्चे भी पूरी तरह महफूज किए गए। इस समय मौजूद है मलहुरा इलाके में, जो श्रीनगर का आउटस्कर्ट्स का इलाका है। आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने कॉर्डन किया हुआ है क्योंकि 2 से 3 मिलिटेंट्स यहाँ पर छुपे हैं। ऐसी खबर मिली थी सुरक्षा बलों को और कश्मीर में एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन लगातार अपने चरण पर है। सुरक्षा बल एक के बाद एक सफल पूरा ऑपरेशन काठी में कर रहे हैं। इसी इलाके के आसपास पारिमपुरा में आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने लश्कर के एक टॉप वांटेड मिलिटेंट को हिरासत में लिया और जिस तरह मिलिटेंट गतिविधियां कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों में इनमें इजाफा दिख रहा है, उसके चलते आप देख सकते हैं कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन को तेज़ किया गया। एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर अब और सुरक्षा बल लगातार आ रहे हैं। 15 घंटे तक चली इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने आखिरकार फाइनल अटैक किया। जिस घर में आतंकी छिपे थे, सेना ने धमाके के साथ उसे उड़ा दिया। इस ऑपरेशन में लश्कर का टॉप कमांडर नदीम अबरार और एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर हो गया। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन को 15 घंटे बाद बड़ी कामयाबी मिली। हालांकि गोलीबारी में सीआरपीएफ के 3 जवान भी घायल हो गए, लेकिन इस ऑपरेशन का संदेश बिल्कुल साफ सुना गया। घाटी में टेररिस्तान के आतंक की दुकान हर हाल में बंद होगी, चाहे आतंकी पाकिस्तान से आकर हमला करें या फिर ड्रोन से। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। आतंक का सफाया लोगों में भरोसा जगा रहा है, लेकिन अब लव जिहाद से भरोसा तोड़ने की खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको याद होगा कल सिख लड़की के जबरन धर्मांतरण को लेकर शिरोमणि अकाली दल और दूसरे सिख नेताओं ने श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक हंगामा किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में धर्मांतरण कानून लागू करने की भी मांग की गई, मगर आज अचानक सभी नेताओं के सुर बदले। सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लव जिहाद जैसा कुछ हुआ ही नहीं था और अब ऑल इज वेल है। सवाल यह है कि इस यूटर्न के पीछे लोगों का डर तो नहीं? अगर ये सच है तो ये घाटी की बड़ी फिक्र है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर में जबरन जिन सिख लड़कियों के धर्म परिवर्तन और शादी से देश भर में उबाल आया।
श्रीनगर से दिल्ली तक विरोध की चिंगारी भड़की। देश भर में प्रदर्शन हुए। उसमें 24 घंटे के अंदर ही ट्विस्ट आ गया। और क्या ट्विस्ट आया, ये दो बयानों से समझ लीजिए। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। क्या कानून बनाने से मुजरिम रुक जाता है? मेरे इस बात का जवाब दीजिए। हमने यहाँ भाईचारे के साथ रहना है। हम कानून बनने से मुजरिम नहीं रुका, नाम है उसकी कोई ऐसी बात है। यानी कल जिस जम्मू कश्मीर के लिए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की जा रही थी, अब वहां आज भाईचारे की बात हो रही है। ये बदलाव सुकून तो देता है, लेकिन साथ में सवाल भी उठता है कि आखिर 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पूरी तस्वीर ही बदल गई और मांग बदल गई। महज 24 घंटे के अंदर विचार बदल गए और सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरे नेता कश्मीरियों के लिए शांति और अमन का पैगाम देने लगे। ये घाटी में रहने वाले अवाम की मर्जी है या फिर कोई डर या मजबूरी। दरअसल जिस लड़की के जबरन धर्मांतरण का मुद्दा कल तक सुर्खियों में था, जिन दो लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह की खबर से सिख समुदाय नाराज था, उसमें से एक सिख लड़की की शादी आज सिख समुदाय के ही एक लड़के के साथ करा दी गई और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। दावा किया गया कि 18 साल की सिख लड़की का उसके परिवार वालों ने सिख समुदाय के लोगों के साथ मिलकर विवाह कर दिया है। एक बेहद सादे कार्यक्रम में लड़की की शादी एक स्थानीय युवक से की गई। शादी के बाद की एक तस्वीर भी सिख समुदाय की ओर से जारी की गई। तो आखिर धर्म परिवर्तन की कहानी क्या है, ये भी समझ लीजिए। सिख समुदाय लड़की के पिता का आरोप है कि कुछ महीने पहले शाहिद नजीर अहमद नाम का एक ठेकेदार घर में घुसा था। घर का काम कराने के बाद वो चला गया, लेकिन 21 जून को कुछ अलग ही रंग में लौटा। उसने बंदूक की नोक पर उनके लड़की को अगवा किया और जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। इसने आकर तो यहाँ पर मेरे को दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खटकाया तो इसने मुझे लात से पुश मार कर नीचे गिरा दिया। पीछे गिरा मैं गिर गया तो मैं और मेरी बीवी यहाँ पर थी खाली है। तो इसने हमको आ गया तो वहाँ पर लड़की थी, लड़की को पकड़ा, घसीटते लेकर गाड़ी में उसने भर दिया। मैंने शोर मचाने की कोशिश की, कहता है अगर आप शोर करोगे तो हम आपको पिस्टल से मार देंगे। सिख समुदाय के हंगामे के बाद शाहिद नजीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की परिवार वालों को सौंप दी गई। लेकिन क्या अब ये विवाद वाकई खत्म हो गया है? ऐसा लगता नहीं। लड़की का परिवार अब भी डरा हुआ है। एक तरफ शिरोमणि अकाली दल के नेता अमन की दुहाई दे रहे हैं, तो वहीं पीड़ित लड़की के पिता का सरकार और सिस्टम से भरोसा उठ चुका है। लड़की आपकी है, ये इलीगली इसको लेके हैं, हम आपको दे देंगे, आप कल गाड़ी लेकर आओ। हम फिर कल भी गए, उन्होंने नहीं दिया, परसों का नहीं दिया। फिर बाद में कहते हैं नहीं जी हमने लड़की को पकड़ लिया। उनको मेरे का सर कहाँ, कहते हैं जी हमने उसको जंगल से ऊपर बॉर्डर से पकड़ लिया लड़की को, वो वहाँ पर जा रहे थे। मैंने कहा चलो सर, कहते जी हमने लड़की को सेल में रखा, वुमेन सेल में। वहाँ पर मेरे को उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, सेल में भी अलाउ नहीं किया। कहा नहीं अंदर नहीं जाना है आपको, कोई लेडीज़ लाओ, आप नहीं जा सकते। मैंने कहा मैं लड़की का बाप हूँ, कहते नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा अब मैं बाहर आओ। जम्मू कश्मीर में इस पूरे घटनाक्रम ने 24 घंटे में ही कई मोड़ ले लिए। लेकिन सवाल है कि सच कौन बोल रहा है? क्या किसी डर की वजह से पीड़ितों के सुर बदल गए? क्या घाटी में बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए लोगों ने आवाज उठाना सुरक्षित नहीं माना? क्या इसके पीछे कश्मीर में रहना है तो कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह वाली सोच है? अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी फिक्र है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एक बहुत सडन चेंज दिख रहा है जो सोचने पर मजबूर करता है। अब फिक्र सरहद की, जिसकी हिफाजत के लिए और चीन की चालबाजी से निपटने के लिए हिंदुस्तान हर दिन तैयारियों को मजबूत करता जा रहा है। और उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सीडीएस जनरल विपिन रावत ने एलएसी का दौरा किया। वो हिमाचल से लगती एलएसी के फॉरवर्ड एरिया में गए और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। लोकल कमांडर्स ने सीडीएस को तमाम तैयारियों के बारे में भी बताया। इस दौरान वहां तैनात जवानों से भी बातचीत और मुलाकात की, जवानों के मनोबल की तारीफ की और उनसे उसी उत्साह के साथ देश की रक्षा के लिए अडिग रहने की बात कही।
सीडीएस का आज का दौरा करना बहुत अहम रखता है क्योंकि सीडीएस हिमाचल से लगती एलएसी पर दौरे के लिए गए और उनसे पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर थे। एलएसी पहुंचकर जवानों की हौसला अफजाई की थी और चीन को कड़ा संदेश देने और फूल प्रूफ तैयारियां देखने के बाद आज ही दिल्ली लौटे। इस बीच बॉर्डर पर हिंदुस्तान के बड़े एक्शन की खबर आई है जिसने चीन के खेमे में टेंशन डाल दी। आग उगलती तोपें, धूल उड़ाते टैंक, गोलियां बरसाती मशीन गन, दिन रात रॉकेट से बारूदी तमाशा दिखाना। रेड आर्मी की उछलकूद चीन का सबसे लेटेस्ट प्रोपेगेंडा वीडियो है जो बताता है कि चीन की अक्ल कभी भी ठिकाने नहीं आई, वरना बार बार मार खाने के बाद भी वॉर वाले ये वीडियो गेम ना खेलता। इसमें कोई शक नहीं कि चीन लगातार साजिश कर रहा है और शक इसमें भी नहीं कि चीनियों ने अब जरा भी जरूरत की तो उन्हें सबक सिखाने में देर नहीं लगेगी। हिंदुस्तान के जाबाजों ने एलएसी पर चीन के वॉर वाले वायरस से निपटने की पूरी तैयारी कर ली। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि चीन से जारी तनाव के बीच 50,000 और सैनिकों को सीमा पर भेजा गया। चीन से सटे 3 अलग अलग सरहदी इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई। इसके अलावा एलएसी पर फाइटर जेट्स की संख्या में भी इजाफा किया गया, जिसके बाद चीन से लगी सीमा पर हिंदुस्तान के 2 लाख जवान तैनात हो चुके हैं, जो पिछले साल तैनात जवानों की संख्या से 40% ज्यादा है। मतलब ये कि एलओसी पर किसी भी साजिश से पहले ही ड्रैगन आर्मी को नेस्तनाबूद करने का पूरा इंतजाम हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चीन फिर किसी साजिश को अंजाम देने वाला है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि गलवान के 1 साल बाद भी चीन के विस्तार वाली नीयत नहीं बदली। ईस्ट लद्दाख में भारत और चीन की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसमें खास बदलाव नहीं हुआ है फेज 1 के विड्रॉल के बाद। जिस प्रकार फरवरी के महीने के अंदर में नॉर्थ और साउथ बैंक से बहुत तेजी से एक्सपीडिशस रूप से विड्रॉल हुआ था, लेकिन उसके बाद बाकी जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है वहाँ से डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। उसके कारण जो और डी इंडक्शन होनी थी और डी एस्केलेशन हुआ था उसमें उस स्थिति में कोई खास सुधार नहीं है। चीन ने इस वर्ष के अंदर में अपने एक्स्ट्रा ट्रूप्स को भी इस इलाके में इंडक्ट किया है। हालांकि ये साफ नहीं कि चीन ने भारतीय सेना पर कितने सैनिक तैनात कर रखे हैं, लेकिन ये बात साफ है कि चीन लगातार जंगी तैयारियां कर रहा है। हाल ही में पीएलए सैनिकों को तिब्बत से शिनजियांग मिलिट्री कमांड लाया गया है। यही कमांड भारत के साथ विवाद वाले इलाकों के पेट्रोलिंग की देखरेख करता है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट्स के लिए नए रनवे और बम प्रूफ बंकर भी बना रहा है। चीन की करतूतें कैसे हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 6 महीने के दौरान चीन की फौज 100 से ज्यादा टैक्टिकल एक्सरसाइज कर चुकी है। इनमें से ज्यादातर मिलिट्री ड्रिल एलएसी के करीब मौजूद इलाकों में की गई। जाहिर है चीन लंबी तैनाती की तैयारी में, इसीलिए हमारी फौज की तरफ से भी एलएसी पर जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई और चीन को लेकर स्ट्रेटजी पूरी तरह से बदल गई। भारत ने पहले सीमा पर चीनी अतिक्रमण रोकने के लिए सैनिक तैनात कर रखे थे, लेकिन अब दलबल में भारी बढ़ोतरी करके जवाबी हमला करने और चीनी सीमा में प्रवेश करने की क्षमता भी हासिल कर ली। यानी भारत अब चीन के खिलाफ ऑफेंसिव डिफेंस की रणनीति से भी नहीं हिचकेगा। किसी भी हालात में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहें, चकित ना हो और जरूरत पड़े तो ऑफेंसिव पे जाए। जैसे पिछली बार दिखा दिया था कि जो हमने हाइट्स पकड़ ली थी, वही चीज करने के लिए वहां सैनिक चाहिए ताकि कमांडर्स प्लान कर सकें कि जरूरत पड़े तो युद्ध दुश्मन के पाले में खेला जाए। मतलब ये कि अगर चीन ने कुछ भी ऐसा वैसा करने की बात तो दूर, अगर सरहद पर हद लांघने की सोची भी तो होश ठिकाने लगने में वक्त नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। मैसेज क्लियर है। 2020 से ही भारत ने एक रणनीति तय की जिसका नाम दिया गया मिरर डिप्लॉयमेंट। यानी 2020 में हुए स्टैंड ऑफ के बाद ही भारत ने एलएसी के खासतौर पर ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में मिरर डिप्लॉयमेंट कर दी। यानी जितने सैनिक चीन के थे उस इलाके में उतने ही भारत ने भी लाकर खड़े कर दिए। इसके अलावा भारत ने खासतौर पर अपने कई रिजर्व फोर्सेस को पीछे रखा ताकि अगर चीन कुछ गुस्ताखी करने की कोशिश करे तो उसको जवाब दिया जा सके। यह पहला मौका था जिसमें ना सिर्फ भारत ने डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट की बल्कि ऑफेंसिव फोर्सेस को भी खास तौर पर रिजर्व में रखा ताकि चीन को कभी भी जवाब दिया जा सके।
वो और बीत चुका है कि चीनी घुसपैठ करेंगे, फिर बात करेंगे और नहीं माने तब मार खाएंगे। अब जरा सी हरकत पर सीधे प्रहार होगा। जिनपिंग के जनरलों और जवानों की कब्र तैयार करने में देर नहीं लगेगी। भारत की मजबूत तैयारियों और तैनाती से चीन तिलमिला गया और ये तिलमिलाहट जिनपिंग के भोपू मीडिया यानी ग्लोबल टाइम्स के जरिए छलकी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती को लेकर लिखा गया कि चीन हमेशा भारत पर एक मिलिट्री एडवांटेज रखता है। यह सिर्फ भारतीय सेना की कथित तैनाती के कारण नहीं बदलेगा। मतलब यह कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यानी गलवान से पहले चीन 1962 के जिस मुगालते में जी रहा था, शक्तिमान होने के जिस गुरूर में चूर था, उसे हिंदुस्तान के शूरवीरों ने के शौर्य ने ऐसा छिन्न भिन्न किया कि चीन के होश ठिकाने आ गए। रेड आर्मी की जिस खोपड़ी में प्रपंच और पाखंड भरा था, उसमें अब यह बात अच्छी तरह से घुस गई है कि हिंदुस्तान के खिलाफ हिमाकत करना भारी नहीं, बहुत भारी पड़ सकता है। इसका सबूत पूरी दुनिया पूर्वी लद्दाख में देख चुकी है, जहां चीनी सैनिकों को नाको चने चबाने पड़ गए। और उसका एक और प्रमाण सैटेलाइट इमेज में भी सामने आया है, जिन्हें देखकर साफ हो गया है कि पूर्वी लद्दाख में हिंदुस्तान के सैनिक किस तरह चीनी पलटन की आंख में आंख डालकर डटे रहे। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है भारत और चीन की पोस्ट के बीच दूरी महज 150 मीटर थी। कुछ इलाकों में तो दोनों देशों के सैनिकों और टैंक के बीच ये दूरी और भी कम थी। जैसे कैलाश रेंज पर दोनों देशों के टैंक एक दूसरे से सिर्फ 50 मीटर दूर थे। ये तस्वीरें लद्दाख में भारत और चीन के डिसएंगेजमेंट के एक दिन बाद की तस्वीरें, जो फरवरी में हुए डिसएंगेजमेंट के फौरन बाद की तस्वीरें गूगल अर्थ ने जारी की, जिनमें टेंट और जवानों के लिए बने ठिकाने दिख रहे हैं। एक और LAC पर चीन के बुजदिलों की टुकड़ी चूहों की तरह हमारी सरहद में घुसने की साजिश में लगी थी और लगी है, तो दूसरी ओर विस्तारवादी चीन समंदर को भी निगलने पर आमादा है। लेकिन जमीन की तरह समंदर में भी चीन को चारों खाने चित करने के लिए एक बाहुबली आने वाला है। देखेंगे रिपोर्ट। चीन पर चाबुक चलाने के लिए समंदर की लहरों पर कुछ ऐसा ही आक्रोश नजर आने वाला है। समंदर की सरहदों पर चीन की कब्जा नीति के खिलाफ ऐसे ही जबरदस्त रफ्तार से जबरदस्त वार होने वाले हैं। चीन के लिए हद की लकीरें खींचने के लिए ब्रिटेन का सबसे बड़ा और ताकतवर जंगी जहाज तेजी से साउथ चाइना सी की ओर बढ़ रहा है। वॉरशिप का नाम है HMS क्वीन एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन का सबसे अत्याधुनिक वॉरशिप है। 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर एक दिन में 108 हवाई हमले कर सकता है। साउथ चाइना सी में चीन लगातार उकसाने वाली कार्रवाई करता रहा है। छोटे छोटे मुल्कों को डराने धमकाने के लिए कभी जंगी बेड़े उतारता है, तो कभी जंगी बेड़ों से फाइटर जेट्स उड़ाता है। जंगी तमाशा करता रहता है। लेकिन ब्रिटेन के बाहुबली के आहट से चीन के सरहदों के किनारों पर उथल पुथल मची। समंदर में साजिश रचने वाले जिनपिंग के शागिर्द सतर्क हो गए, क्योंकि साउथ चाइना सी पहुंचने से पहले HMS क्वीन एलिजाबेथ इंडियन नेवी के साथ एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। ये फुल स्पेक्ट्रम एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में कोंकण वॉर गेम्स के तहत अगले महीने जुलाई में होगी। अंडमान और निकोबार के पास भारत की पनडुब्बियां P-8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेन्स और MiG-29 के फाइटर्स के साथ युद्ध अभ्यास होगा। भारत और ब्रिटेन ने साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को सुनिश्चित करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में सैन्य सहयोग बढ़ाने का फैसला लिया है। इसलिए जब ब्रिटेन से समुद्री योद्धा रवाना हुआ था, उस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुद मौजूद थे। ब्रिटेन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। साउथ चाइना सी में पहुंचने वाला ब्रिटेन का सबसे बड़ा जंगी जहाज अकेला नहीं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में F-35B स्टील्थ फाइटर जेट के 2 स्क्वाड्रन, टाइप 45 कैटेगरी के 2 डिस्ट्रॉयर, 2 टाइप 23 फ्रीगेट, 2 टैंकर और एक स्टोरेज शिप और एक सबमरीन के साथ हेलीकॉप्टर्स का बेड़ा भी शामिल है। दरअसल महासागर में चीन की हिमाकतों का सिलसिला जिस समुद्री सरहद से शुरू होता है, वो साउथ चाइना सी है। वो जगह जिसे भविष्य की वर्ल्ड वॉर का बैटल ग्राउंड माना जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही चीन की नजर हिंदुस्तान के नाम से पहचाने जाने वाले हिंद महासागर पर भी गड़ी। चीन के लिए जिसका द्वार मलक्का स्ट्रेट में इंडोनेशिया से खुलता है, अंडमान निकोबार से मलक्का स्ट्रेट थोड़ी ही दूरी पर है। इस रास्ते से चीन अपने एक्सपोर्ट का 80% सामान बाहर भेजता है। चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट समंदर में उसकी दुखती रग है, क्योंकि इसके आसपास इंडियन नेवी लगातार ताकत बढ़ा रही है। चीन को इस संदेश दे रही कि चाहे मिलिट्री फ्रंट हो या कमर्शियल फ्रंट, भारत किसी भी मोर्चे पर ड्रैगन को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार है। और भारत के साथ युद्ध अभ्यास के बाद ब्रिटेन का बाहुबली HMS क्वीन एलिजाबेथ मलक्का स्ट्रेट से भी गुजरेगा और यहाँ पर सिंगापुर और मलेशिया के साथ वॉर एक्सरसाइज में शामिल होगा।
और उसके बाद साउथ चाइना सी में दाखिल होकर चीन को हद में रहने की हिदायत देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब फटाफट खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की खारिज। 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, कहा राजनीति से प्रेरित है याचिका। दिल्ली हाई कोर्ट के 31 मई के आदेशों को दी गई थी चुनौती। प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत की खबर आई। सबसे बड़ी अदालत ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करने की डेडलाइन की तय। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक स्कीम लागू करने का आदेश। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा पर लिया यू टर्न। हाईकोर्ट के रोक के आदेश के बावजूद 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने जा रही है प्रदेश सरकार। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी के सामने नहीं हुए पेश। मीडिया से कहा पहले मुहैया कराई जाए सवालों की कॉपी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देशमुख को दूसरी बार किया गया था तलब। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फूका चुनावी बेगोल। चंडीगढ़ में एक रैली में जनता से किए 3 वादे। अगर सत्ता में आए तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री। पिछला बकाया भी आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी माफ। जम्मू ड्रोन अटैक पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा बलों को हाईटेक उपकरण देने पर भी चर्चा। सूत्रों के हवाले से खबर, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री समेत NSG डोभाल भी रहे मौजूद। ट्विटर पर चौतरफा शिकंजा। देश का गलत नक्शा दिखाने पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में MD मनीष महेश्वरी के खिलाफ FIR। दिल्ली पुलिस ने बच्चों के अश्लील कंटेंट को लेकर दर्ज किया केस। देश में मॉडर्ना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी। अब तक भारत में इस्तेमाल के लिए 4 टीकों को मिली मंजूरी। बालाजी श्रीवास्तव बने दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। 1988 बैच के IPS बालाजी अभी स्पेशल CP विजिलेंस के पद पर तैनात। पाकिस्तान के लाहौर में जबरदस्त धमाका। बरकत बाजार में फटा सिलेंडर। धमाके में कई दुकानें क्षतिग्रस्त। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज में अंतर बढ़ाने पर अच्छी जानकारी सामने आई है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI के मुताबिक इंग्लैंड के डेटा से पता चला है कि 12 हफ्ते का गैप रखने पर वैक्सीनेशन का रिजल्ट 65% से 88% तक अच्छा मिला है। वहाँ इसका काफ़ी फायदा हुआ है, इसलिए भारत में वैक्सीनेशन के गैप को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते किया गया। ये फैसला वैज्ञानिक आधार पर ही लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहले ही कह चुके हैं कि ये फैसला पारदर्शी है और वैज्ञानिक डेटा के आधार पर लिया गया है। स्लीप एपनिया बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। स्लीप एपनिया के मरीजों के इलाज में काम आने वाली CPAP मशीन का विकल्प मिल गया है। IIT रोपड़ ने जीवन वायु नाम से एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जिसे CPAP मशीन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उपकरण CPAP मशीन की जरूरत वाली सांस से जुड़ी समस्याओं में बेहद मददगार है और किफायती भी है। इसका इस्तेमाल उन नवजातों के इलाज में भी किया जाता है जिनके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। रसोई गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। अब उपभोक्ता एक ही कंपनी के किसी भी डीलर से गैस सिलेंडर रिफिल करा सकेंगे। देश के 5 शहरों में इसकी शुरुआत जल्द होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक इस सुविधा को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे और रांची में शुरू किया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप या ग्राहक पोर्टल के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग करानी होगी। कोरोना काल में जहां लोग एक दूसरे की मदद करने में हिचकिचा रहे थे, वहीं सिलीगुड़ी की मुनमुन ने मानवता की मिसाल पेश की है। मुनमुन ने अपने ई-रिक्शा को मरीजों की मदद के लिए एम्बुलेंस में बदल दिया और कोविड पॉजिटिव मरीजों को घर से हॉस्पिटल तक पहुंचाया। अब तक मुनमुन 5000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों को मुफ्त में अस्पताल तक पहुंचा चुकी हैं। और अब देखते हैं जो है सो है। तो पेट्रोल के बाद अब डीजल भी 100 के पार है, लेकिन शोर ज्यादा नहीं है और वजहें इसकी 2 हैं। वजह नंबर 1 तो ये कि गालिब कह गए रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। और वजह नंबर 2 ये कि अभी फौरन ही कोई चुनाव भी नहीं है। मतलब पहली वजह तो ये कि थप्पड़ लगातार पड़ते रहें तो कुछ देर में गाल सुन्न पड़ जाता है और फिर दर्द उतना महसूस नहीं होता जितना पहले पहल हुआ होता है। और दूसरी वजह यह कि चुनाव करीब हो तो कच्चा तेल कितना भी महंगा हो
और दाम बेशक बाजार नियंत्रित कर रहा हो, लेकिन पता नहीं कैसे दाम घट ही जाते हैं। तो जब तक चुनाव नहीं आते तब तक कच्चे तेल के दाम केंद्र राज्य के टैक्स का हिस्सा, एड वैलोरम वगैरह समझने में दिमाग लगाइए और पेट्रोलियम मंत्री के बयानों से दिल बहलाइए। और हाँ, जब बाद में तेल 150 जाकर 100 पर लौटेगा तो यही 100 सस्ता भी तो लगने लगेगा। बाकी तो जो है सो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।